गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे विभिन्न बाजार स्थिति, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन किया। और अपूर्ण प्रतियोगिता में हमने 3 प्रकार के मार्केट देखे: एकाधिकारात्मक, द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार। अब लास्ट हम पढ़ रहे हैं आज मोनोपोली मार्केट। एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार अथवा विशुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर किसी एक विक्रेता, पूर्तिकर्ता या उत्पादक का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, सप्लाई साइड होता है, वो सप्लाई साइड सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है, और एक प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर होने की वजह से सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। कितना सप्लाई करनी है, कितना आउटपुट प्रोडक्शन करना है, ये सारा डिसीजन वह खुद लेता है। तो अगर उसे कीमतों में वृद्धि करनी है तो वह सप्लाई कम कर देगा, और अगर उसे उत्पादन बढ़ाना है तो कीमतों में कमी कर देगा। विशुद्ध एकाधिकार में प्रतियोगिता शून्य होती है। शुद्ध एकाधिकार का अस्तित्व केवल तभी संभव होता है जबकि एकाधिकारी उत्पादक या विक्रेता की वस्तु की कोई भी निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। यानी एकाधिकार कब आपका अस्तित्व में रहेगा? जब जो प्रोड्यूसर जो उत्पादन कर रहा है, उस प्रोडक्शन, जो वस्तु वह प्रोडक्शन में कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो वह वस्तु अपने आप में कैसी हो जाएगी? मोनोपोली वस्तु हो जाएगी वह एक तरीके से। अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूट में कोई गुड्स उत्पादित कर रहा है, कोई दूसरी फर्म, तो फिर वह वस्तु एकाधिकारी वस्तु नहीं कहलाएगी और ना वह मार्केट एकाधिकार वाला मार्केट होगा। तकनीकी शब्दों में कहा जा सकता है कि विशुद्ध एकाधिकारी एक तो फर्म उद्योग होता है। इसको एक फर्म उद्योग क्यों कहा गया है? वन फर्म इंडस्ट्री, क्योंकि जो एक सिंगल फर्म होती है वही प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल करके रखती है, सप्लाई पूरी तरीके से उसी के कंट्रोल में रहती है। तो अगर हम उस वस्तु की इंडस्ट्री की बात करें तो वह फर्म ही इंडस्ट्री भी बन जाती है। यानी यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री क्या है? दोनों एक ही है। ठीक है, जिसे हम फर्म कह रहे हैं वही इंडस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पर उसका पूरा कंट्रोल है, सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल है, इस कारण प्राइस पर भी उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। तो इस प्रकार से जो एकाधिकारी मार्केट है उसमें फर्म और इंडस्ट्री में कोई भेद नहीं होता है। जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी होती है। इनकी वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। आड़ी लोच शून्य होने का क्या मतलब है? देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी, आड़ी लोच का मतलब, अगर आपको ध्यान हो, लोच के चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर एक्स वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन। अब चूंकि मान लीजिए एक्स वस्तु कोई मोनोपोली वस्तु है, यानी इकलौती वस्तु है जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है और उसके सब्स्टिट्यूट कोई गुड्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वाई वस्तु नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है ना, तो कोई वाई वस्तु होगी ही नहीं। तो जब वाई वस्तु होगी नहीं तो वाई वस्तु की कीमत भी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान है वह शून्य हो जाएगा। तो अपने आप ये जो वस्तु है, ये एक्स वस्तु है, इसकी जो आड़ी लोच है यानी क्रॉस इलास्टिसिटी है, वह क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी अगर आपसे पूछा जाता है मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी शून्य होती है, क्योंकि उस वस्तु की कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन में क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत भी क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस वस्तु की सब्स्टिट्यूट गुड्स मिल जाएगी आपको मार्केट में। जैसे अगर मान लीजिए आप बिस्किट लेने गए और आपको पार्ले जी का बिस्किट नहीं मिलता है, तो आपके पास में सब्स्टिट्यूट गुड्स में ब्रिटानिया का है या मोनो का बिस्कुट्स है, माने आप कुछ और दूसरे बिस्किट्स भी ले सकते हैं। तो वहाँ आपको कोई ना कोई विकल्प मिल रहा है, यहाँ आपको कोई विकल्प नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए ये वस्तु मार्केट में नहीं होगी तो आपको उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से वंचित होना ही पड़ेगा। इस प्रकार आर्थिक जगत में अगर हम बात करें, विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति बहुत ही कम नजर आती है। विशुद्ध एकाधिकार के अस्तित्व की 3 शर्तें हैं। पहली है, वस्तु का विक्रेता या उत्पादक केवल एक ही
व्यक्ति या फर्म होती हैं, अर्थात एकाधिकारी में जो एक फर्म होती है वही उद्योग होता है। दूसरा, वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होने से उस वस्तु की मांग की आड़िलोच शून्य होती है। तीसरा, उत्पादन के क्षेत्र में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रभावी रुकावटें होती हैं और इन रुकावटों के कारण ही प्रतिस्पर्धा डेवलप नहीं हो पाती है। अगर आप किसी फर्म को एंट्री नहीं होने देंगे तो प्रतिस्पर्धा कैसे होगी उस मार्केट में। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। एकाधिकार के संबंध में निम्न बातें भी हैं। एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण होने से वह मूल्यों को प्रभावित करने में समर्थ रहता है। एक्चुअली में इसका कारण ये है, अगर कोई फर्म वस्तु का सिंगल प्रोड्यूसर है, अकेली इकलौती उत्पादक करता है कोई फर्म, तो ऐसे में क्या है कि उस वस्तु की कीमतें कितनी तय करनी है ये इस फर्म के हाथ में है। अगर उसे मान लीजिए कीमतों को बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु की सप्लाई में कमी कर देगी, और चूंकि इकलौती वही सप्लायर है उस मार्केट में उस वस्तु की, तो कीमतें बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगी। तो सिंगल प्रोड्यूसर होने की वजह से वस्तु की कीमतों पर भी इनका पूरा नियंत्रण रहता है। एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढालू होता है, अर्थात एकाधिकारी अपनी वस्तु की अधिक इकाइयाँ कम कीमत में कमी द्वारा ही बेचने में समर्थ होता है। इनका जो मांग वक्र होता है इसकी शेप इस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपका AR कर्व और इस अनुसार ये MR कर्व। यानी अगर उनको अतिरिक्त वस्तु बाजार में बेचनी है या प्रोडक्शन करना है तो उनको कीमतों में कमी करनी ही पड़ेगी। ये देखिए आप, कीमतों में इस तरीके से कमी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कीमतों में कमी करने पर ही वह मार्केट में अधिक वस्तु बेच पाएंगे। मांग वक्र का ढाल वस्तु की कीमत लोच की श्रेणी पर निर्भर करता है। अल्प अवधि मांग वक्र उसके दीर्घ अवधि मांग वक्र की तुलना में अधिक ढालू होता है। यानी अल्प अकाल में जो इनका मांग वक्र होता है उसकी शेप अधिक ढालू होती है और दीर्घकाल में यही शेप थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अल्पकाल में दो वस्तु की अधिक स्थानापन्न वस्तुओं की संभावना नहीं होने से मांग की लोच कम होती है, पर दीर्घकाल में अल्प अवधि की तुलना में अधिक स्थानापन्न वस्तुओं के उपलब्ध होने की संभावना से मांग की कीमत लोच अधिक होती है। एकाधिकारी को प्रतियोगिता का भय नहीं रहता है और कोई वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है, इसलिए विज्ञापन व्यय की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एकाधिकारी को भविष्य की संभावित प्रतियोगिता का अवश्य भय रहता है। एक्चुअली में उनको ये डर तो रहता है कि आगे फ्यूचर में कोई ना कोई इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएगी, लेकिन वर्तमान में उनको ये डर नहीं रहता है। यद्यपि एकाधिकारी को प्रत्यक्ष प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है, परंतु अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता का अवश्य भय रहता है। विशुद्ध प्रतियोगिता भी एक अंतिम छोर की स्थिति है जो वास्तविक जीवन में लगभग दृष्टिगोचर नहीं होती है। एकाधिकार में उद्योग तथा फर्म का मांग तथा पूर्ति वक्र एक ही होता है, क्योंकि उद्योग एवं फर्म का अस्तित्व पृथक नहीं होकर एक फर्म उद्योग की स्थिति होती है। इस प्रकार हमने विक्रेताओं की दृष्टि से बाजार की विभिन्न स्थितियों की तुलना की। जैसे हम बात करें, भारतीय रेलवे है, ये मोनोपोली है अपने आप में। रेलवे का कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। लंबी दूरी की अगर आपको यात्रा करनी है तो आप रेलवे में ही अगर आप कंफर्ट होते हैं तो आप रेल में ही करेंगे यात्रा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय रेलवे भी अपने आप में आप कह सकते हैं मोनोपोली है, लेकिन चूंकि वो सरकार के कंट्रोल में, इसलिए कीमतों में नियंत्रण रहता है। अगर ये किसी प्राइवेट फर्म के नियंत्रण में होती तो कीमतें बहुत अधिक हो जाती। जैसे इसका एक और उदाहरण हम ले, जैसे अमेरिका में नासा है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च करती है। अब वहाँ पर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी आ गई है। तो प्राइवेट के अंदर वो अपने आप में मोनोपोली है। ये अलग चीज़ है कि नासा में US गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाता है, तो वो मोनोपोली की स्थिति ना होकर डिओपोली वाली स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्रेताओं की दृष्टि से बाजार की स्थिति। क्रेताओं में की दृष्टि से जो बाजार की स्थिति है वह भी है पूर्ण या विशुद्ध प्रतियोगिता। जब क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो,
क्रेताओं को बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता हो, उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो, समान रूप से वस्तुओं के प्रति वरीयता व लगाव न हो, क्रय में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु का मूल्य एक सा रहे तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता अपेक्षाकृत सरल एवं कम विस्तृत धारणा है जिनमें 3 शर्तें ही पूरी होती हैं। अनेक क्रेता विद्यमान हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो इसमें और क्रेताओं को पूरी जानकारी हो। देखिए, क्रेता मार्केट की जो हम बात कर रहे हैं, अब बायर मार्केट यानी खरीदने वाले के नज़रिए से हम बाजार की स्थिति की बात कर रहे हैं। यानी जब बहुत सारे व्यक्ति खरीदने वाले हों तो वह पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगी। फिर है क्रेता एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। ये बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं की संख्या विक्रेताओं के मुकाबले कम होती है लेकिन पर्याप्त होती है, अतः क्रेताओं का बाजार पर काफ़ी प्रभाव होता है। तीसरा है द्वैय क्रेता अधिकारी, डिओप्सनोनी, है ना। ये वह बाजार स्थिति है जिसमें वस्तु के क्रेता केवल 2 ही हो, अर्थात इस क्षेत्र में केवल 2 ही खरीदार हों तो वह द्वि विक्रेता अल्पाधिकार कहलाता है। फिर है अल्प क्रेता अधिकार, ओलिगोसोनी। ये बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के क्रेताओं की संख्या कम होती है, अतः उनमें परस्पर गठबंधन एवं समझौते या गुप्त संधि की संभावना अधिक रहती है। बाजार मूल्य बहुत कुछ प्रभावित कर पाते हैं। फिर है मोनोसोनी, एक क्रेताधिकार जिसमें सिर्फ एक सिंगल ही क्रेता होता है, कोई और दूसरा खरीदने वाला नहीं होता है। एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, जब एक ही फर्म न केवल वस्तु विशेष की एकमात्र खरीदने वाली फर्म होती है पर वही फर्म किसी वस्तु की बाजार में एकमात्र विक्रेता फर्म भी होती है, अर्थात एक ही फर्म को वस्तु बाजार में विक्रेता तथा क्रेता के रूप में एकाधिकार प्राप्त हो तो उसे एकाधिकार, एक क्रेता अधिकार कहा जाता है। लास्ट है द्विपक्षीय एकाधिकार, बाइलैटरल मोनोपोली। जब बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को एकाधिकार प्राप्त होता है, यानी खरीदने वाले मार्केट में एक ही क्रेता अधिकारी हो, बेचने वाले मार्केट में एक ही एकाधिकार हो, तो इस प्रकार का मार्केट द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। यानी खरीदने वाली साइड पर भी आप कह सकते हैं एक ही बायर हो और एक ही सेलर हो, तो इन दोनों के बीच में जो मार्केट होता है वह मार्केट कहलाता है द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए साधन बाजार में श्रमिक संघ है जो कि श्रम की बिक्री पर पूर्ण एकाधिकार रखते हैं, और दूसरी ओर मालिकों का संघ है जो श्रम के एकमात्र खरीदार हों। तो जो दोनों पक्ष हैं, यानी श्रम को बेचा जा रहा है तो श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों का संघ है, एक ही संघ है, तो यानी है ना एक ही विक्रेता है, और खरीदने वाले मालिकों का संघ भी एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में व्यापार करेंगे तो वो जो बाजार कहलाएगा वह कहलाता है द्विपक्षीय एकाधिकार, यानी दोनों ही पक्षों को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त होती है। ऐसे बाजार की स्थिति को द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कई बार 20 शब्दों में क्वेश्चन आ जाता है, बाइलेटरल मोनोपोली क्या होती है, या ओलिगोसोनी क्या होती है, या मोनोसोनी क्या होती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, इनको उतार लीजिएगा आप अपने शॉर्ट नोट में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब आगे हम बाजार की विभिन्न जो मार्केट हैं इनकी आपस में तुलना भी कर सकते हैं। तुलना के आधार पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप तुलना का आधार देख सकते हैं विक्रेता या उत्पादकों की संख्या के आधार पे। तो जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा विक्रेता होते हैं, फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम विक्रेता होते हैं, द्वैयाधिकार में 2 ही विक्रेता होते हैं, अल्पाधिकार में 2 से ज़्यादा होते हैं, और एकाधिकार में 1 ही विक्रेता होते हैं। इसी प्रकार से क्रेता मार्केट, यहाँ पर बायर की संख्या देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक क्रेता होते हैं, एकाधिकारात्मक में भी अनेक होते हैं, और इसी प्रकार से सभी मार्केट में अनेक क्रेता हो जाते हैं। वस्तु की बात करें तो बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकारात्मक में वस्तुएं मिलती जुलती होती है, वस्तु विभेद होता है। द्वैयाधिकार में समरूप भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है।
अल्पाधिकार में भी समरूप और अलग हो सकती है वस्तुएं, और एकाधिकार में वस्तुओं की दूसरी वस्तु से पूर्ण रूप से पृथकता होती है, यानी बहुत ही अलग होती है वह वस्तु, इसलिए तो एकाधिकार है। फिर स्थानापन्नता की बात की जाए तो सभी वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकारात्मक में निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। द्विआधिकार में अपूर्ण स्थानापन्नता होती है। अल्पाधिकार में भी अपूर्ण स्थानापन्नता रहती है, और एकाधिकार में वस्तु की स्थानापन्नता लगभग शून्य होती है, क्योंकि अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी तो वह एकाधिकार मार्केट रहेगा ही नहीं। फिर है फर्म के आकार की बात करें तो अनुकूलतम होने की प्रवृत्ति होती है फर्म का। फिर है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अनुकूलतम आकार आवश्यक नहीं होता है। द्विआधिकार में अनुकूलतम से कम रहता है। अल्पाधिकार में भी अनुकूलतम से कम रहता है, और एकाधिकार में भी अनुकूलतम नहीं होता है। ये हम सब जब हम इंडिविजुअल मार्केट का अध्ययन करेंगे तब हम इन चीज़ों को वापस से देखेंगे। उत्पादन की मात्रा की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन अधिकतम होता है। एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक में उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होता है। द्विआधिकार में भी उत्पादन की मात्रा कम रहती है। अल्पाधिकार में उत्पादन का स्तर नीचे रखा जाता है, और पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होता है एकाधिकार में भी। इसी प्रकार से आगे भी हम इसमें देखेंगे चीज़ें। मूल्य लाभ, आप इसको भी आप इस तरीके से इसको कमेंट कर लेंगे, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है मूल्य व लाभ की बात करें तो मूल्य लाभ में भी इसमें मूल्य लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात कीमतें किसके बराबर होती है, AR, MR, SC और MC, ये सब बराबर होते हैं, इसलिए सामान्य लाभ मिलता है। एकाधिकारात्मक में मूल्य अल्पकाल में लागत से अधिक होते हैं, अतः अतिरिक्त लाभ मिलता है, लेकिन दीर्घकाल में सामान्य लाभ की प्रवृत्ति होती है। द्विआधिकार में मूल्य लागत से अधिक होता है, मूल्य लागत से अधिक होता है इसमें, और इसमें आपके मूल्य लागत से अधिक होता है। और दूसरे मार्केट के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। बाजार के ज्ञान की बात करें तो बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यथासंभव निकटता रहती है। बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं, ये आप पॉइंट्स देख सकते हैं, और इन पॉइंट्स के आधार पे बाजार को वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे हम इन मार्केट का जब अलग अलग अध्ययन करेंगे तब हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ आप इन पॉइंट्स से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे पाया जाता है। बाजार का ज्ञान हमने देख लिया। फिर है फर्म का मांग वक्र की बात करें, फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। AR और MR दोनों आड़ी पड़ी रेखा होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि एकाधिकारात्मक में ये जो लोचदार से कम होता है। इसी प्रकार से द्विआधिकार में भी कम लोचदार होता है। और फिर हम ओलिगोपोली मार्केट में देखते हैं, इसमें भी कम लोचदार होता है और किंग कॉलेज स्थिति आती है। और जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं तो इसमें भी आपका ये कम लोचदार होता है। फिर है प्रवेश बहिर्गमन की नीति। एक पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र प्रवेश होता है, एकाधिकारात्मक में सुविधाजनक और सुगम होता है, द्विआधिकार में कठिन होता है प्रवेश, अल्पाधिकार में भी कठिन होता है, और पूर्ण एकाधिकार में तो पूरी तरीके से ही बंद रहता है। मूल्य का प्रभाव पर बात करते हैं। व्यक्तिगत फर्म बाजार में मूल्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है पूर्ण प्रतियोगिता में। एकाधिकारात्मक में बहुत कम प्रभावित कर पाती है फर्में, द्विआधिकार में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाती है, और अल्पाधिकार में ये निर्भर करता है पारस्परिक निर्भरता पर, और एकाधिकार में पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण होता है। गैर कीमत प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में केवल कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है, गैर कीमत प्रतियोगिता का अभाव होता है। एकाधिकारात्मक में कीमत और गैर कीमत दोनों ही प्रतियोगिता रहती है, विज्ञापन ट्रेडमार्क पर जोर दिया जाता है। द्विआधिकार में दोनों प्रकार की प्रतियोगिता होती है, पर एक प्रकार के समझौते से कम रहती है। ओलिगोपोली मार्केट में दोनों प्रकार की प्रतियोगिता पर्याप्त मात्रा में होती हैं, और
एकाधिकारा में यानी मोनोपोली में कीमत और गैर कीमत प्रतियोगिता दोनों का ही अभाव होता है। केवल अच्छे संबंधों के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। यह विज्ञापन करने की जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि मार्केट पे इनका पूरा नियंत्रण रहता है। इस प्रकार हमने मार्केट की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया है और हम अब इन सब मार्केट को अलग अलग अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपका इतना ही है। धन्यवाद।